Good afternoon, everyone. Sat Sri Akal, Zoom call. Namaskar. Today, I am here among you to discuss a topic management of heart disease during COVID pandemic. As we all know, heart disease causes maximum deaths across the globe every year. हर साल 19 मिलियन डेथ्स होती हैं हार्ट डिजीज की वजह से और हार्ट डिजीज के साथ साथ इंडिया में लंग्स की डिजीजेस भी बहुत सारी डेथ्स कॉज करती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स 1/3 डेथ मतलब एक में से 3 व्यक्ति की डेथ जो होती है हार्ट डिजीज की वजह से होती है और कुछ व्यक्तियों की डेथ जो होती है वो लंग्स की डिजीजेस से होती है। इसके अलावा कैंसर से 13% डेथ होती है हर साल। तो जो हमारी आजकल डिजीजेस हो रही हैं उसमें हार्ट डिजीज हो या लंग्स डिजीज हो या कैंसर है या डायबिटीज है, इन सब के पीछे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको कि हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। और ये जो रिस्क फैक्टर हैं ये हमारे आसपास एक वेब बुनते हैं, जैसे कि एक स्पाइडर अपने आसपास वेब बुनता है और उसमें खुद ट्रैप हो जाता है, उसी तरह हम भी लाइफस्टाइल डिजीजेस के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। और जिसको एक डिजीज हो जाती है उसको दूसरी डिजीजेस लाइफस्टाइल डिजीजेस होने का भी रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। सबसे पहले हार्ट डिजीज की अगर बात करें तो हार्ट हमारा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे हार्ड वर्क करता है और ये पूरी लाइफ धड़कता रहता है और जो रेस्ट ये लेता है वो केवल दो धड़कन के बीच में, बिटवीन टू बीट्स इट टेक्स अ लिटिल रेस्ट। बाकी सारी जिंदगी ये धड़कता रहता है। इसको जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो कॉर्नरी आर्टरी से मिलती है। जो कॉर्नरी आर्टरीज इनको ब्लड लेके जाती हैं वो हार्ट के मसल को सप्लाई करती हैं ताकि वो अच्छे से धड़कता रहे। इन आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो हमको हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। तो ये जो ब्लॉकेज है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत लेट उम्र में जाके शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ में स्टार्ट हो जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और धीरे धीरे कितनी फास्ट ग्रो करेगी ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारे रिस्क फैक्टर कैसे हैं और हम लाइफस्टाइल कितना कंट्रोल में रखते हैं। अभी कुछ सालों में, 2 साल पहले एक और डिजीज आई जो कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है, इसको हम कोविड-19 कहते हैं। और ये डिजीज भी जो वायरस है ये लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स के अलावा ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है। और ये अब उसका नए नए वेरिएंट आते रहते हैं म्यूटेशन की वजह से। तो अभी पहले एक वेव आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आ गया। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट एक जो आया हुआ है आजकल, इसने परेशान करके रखा हुआ है और डे बाय डे जो है इसके कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी हम आपको जो रीसेंट फिगर्स अगर शेयर करें तो ये दिसंबर में बहुत ही कम केसेस थे, लेकिन उसके बाद देखते जाओ आपकी कैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं। और अभी आज की डेट में 2,68,000 जो है हमारे एक दिन में फ्रेश केसेस आए थे। और अगर पिछले कल की भी अगर रिपोर्ट्स देखें तो चंडीगढ़ में भी हाईएस्ट केसेस रिकॉर्ड किए गए, दिल्ली में भी हाईएस्ट केसेस रिकॉर्ड किए गए। जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से लेके एक दिन की हाईएस्ट रिकॉर्ड केसेस हुए हैं पिछले चंद दिनों में। और ये चीज मोहाली में भी ऐसे ही हो रहा है और पंजाब में भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरी वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। अमेरिका में भी केसेस बहुत बड़े हैं और साउथ एशियन कंट्रीज में भी बड़े हैं, यूरोप में भी बड़े हैं। लेकिन एक तो अच्छी चीज इसमें ये है कि जो इसकी डेथ रेट है वो, हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन इस वेव में डेथ रेट कम है। जो एक दिन में बढ़े उसमें सिर्फ 400 डेथ्स हुई हैं, जो वैसे तो एक अच्छी बात है, राहत की बात है, लेकिन फिर भी हमारे को केयरफुल रहना बहुत जरूरी है।
और जो पहले पैंडेमिक शुरू हुआ था तो उसमें जो था बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते थे और कुछ लोगों को माइल्ड सिम्पटम होते थे जो विदिन 1 और 2 वीक्स रिकवर हो जाते थे। कुछ लोगों को थोड़े सीवियर सिम्पटम होते थे, हॉस्पिटलाइज़ेशन होती थी, लेकिन हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद ठीक होके घर चले जाते थे। सिर्फ 4% पेशेंट ऐसे थे जिनको कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ता था और आईसीयू में भर्ती करने के बाद कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। लेकिन ये जो है अ, अब थोड़ा डिफरेंट वेरिएंट है और अब थोड़ा-सा इसलिए भी चेंज हुआ है क्योंकि जो वैक्सीन लग गया है कुछ लोगों को, तो उसका भी इफ़ेक्ट है। तो पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसका वो टाइम कोर्स थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा कि पहले जो होता है फर्स्ट वीक में वायरल रिस्पॉन्स होता है, 5 दिन से 6 दिन तक रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो होता है पल्मोनरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, लंग्स का रिस्पॉन्स होता है और उसके बाद होस्ट का रिस्पॉन्स होता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं विदिन 10 डेज़ रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग को जिसमें होस्ट रिस्पॉन्स जो होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है, वो लोग ऐसे हैं जिनको कि हॉस्पिटलाइज़ेशन और आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ और जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो इसमें हमारे जो कोविड खत्म होने के बाद भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनका भी आगे जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है और जिसमें कि हार्ट की कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा होती है और उसमें लंग्स में भी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है, जो कि कई वीक्स तक या कई मंथ्स तक या ईयर्स तक भी रहेगा, जो आने वाले टाइम में पता लगेगा। अभी हमको एक बात क्लियर नहीं है कि इसके लॉन्ग टाइम में क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। ये बात भी सामने आई है कि ये लंग्स के अलावा, हार्ट के अलावा और भी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी, लिवर और हमारे ब्लड वेसल्स और इसके अलावा जो है अगर हम रिस्क फैक्टर के हिसाब से देखें तो जो एल्डरली एज ग्रुप है, जो जिनको हार्ट, लंग्स और किडनी की डिज़ीज़ है या फिर जिनको क्लॉटिंग के रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और जिनको और कई इलनेस हैं जैसे कि लिवर की इलनेस है या कोई किडनीज़ की इलनेस है, उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है ये डिज़ीज़ होने का और उनको कॉम्प्लिकेशन होने का भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहते हैं। मेन जो हार्ट की कॉम्प्लिकेशन है उसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट के अरिथमिया भी हो सकता है, जिसमें कि हार्ट फड़क जाता है, रिदम की प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट फेलियर में जा सकता है और कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जिसमें हार्ट स्टॉप हो जाता है। तो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जैसे आजकल हॉस्पिटल एडमिशन्स उतने नहीं हो रहे जितने कि सेकंड वेव में हो रहे थे। लेकिन अभी ये अपनी पीक पे की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम कह नहीं सकते कि पीक पे पहुँचने के बाद क्या होगा। लेकिन जब तक जो हमारे आईसीयू की बेड्स की कैपेसिटी है और जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत है, जब तक ये नंबर एक्सीड नहीं होता, तब तक जो है लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वेल इक्विप्ड हैं कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए और लेकिन जब इस डिज़ीज़ के पेशेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और कि उनमें से कुछ लोगों को जो हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है और आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, जब ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब फिर क्योंकि उनको अगर बेड नहीं मिल रहा आईसीयू में, फिर बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ ट्रीटमेंट, अगर उनका ट्रीटमेंट ना हो सके, उनको आईसीयू में बेड ना मिल सके, तब उनको दिक्कत आ सकती है। तो अब मेन फैक्टर जो है वो ये है कि हमारी कंट्री में तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है और बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी है और इसमें ये भी देखा गया कि या तो वैक्सीनेशन के बाद डिज़ीज़ होगी नहीं, अगर हो भी जाएगी, तो उतनी सीवियरिटी नहीं होगी जितना कि बिना वैक्सीनेशन के हो सकती थी। तो उसकी वजह से भी जो है मेबी जो आजकल डेथ रेट भी कम है और आईसीयू एडमिशन्स भी कम हैं। लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आ रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कोविड के पैंडेमिक में हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है। तो उसमें जो है पिछले जब पैंडेमिक आया था सेकंड वेव, तो मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंसेज़ इंटरनेशनल जर्नल है उसमें। तो उसमें हमने अपना एक्सपीरियंस से ये डिस्क्राइब किया था कि जो हमारे पास उस दौरान पेशेंट आ रहे थे हार्ट डिज़ीज़ के और लंग्स की प्रॉब्लम्स के साथ, वो या तो हमारे पास लेट पहुँच रहे थे बहुत और या वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ पहुँच रहे थे।
लेट इसलिए पहुंच रहे थे कि कुछ तो लॉकडाउन की वजह से पहुंच नहीं पा रहे थे, कुछ इसलिए नहीं पहुंच पा रहे थे कि डर के मारे नहीं आ रहे थे कि कोविड ना हो जाए, कुछ इसलिए नहीं आ पा रहे थे कि उनको कोविड हो गया और उसकी वजह से हार्ट की कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, और कुछ इसलिए नहीं आ रहे थे कि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल होगा कि नहीं, ये श्योर नहीं था। तो ये लोग जो थे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम के साथ आ रहे थे, मेनली हार्ट अटैक्स के साथ आ रहे थे, तो इनका हार्ट का पंपिंग काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। इनको हार्ट फेलियर में जा चुके थे ज़्यादातर पेशेंट, और जो लंग्स के पेशेंट थे उनके लंग्स काफ़ी खराब हो चुके थे, उनमें एयर लीक हो चुका था या लंग्स डैमेज हो चुके थे, जिसको कि वहाँ पे कुछ पेशेंट्स को म्यूकरमाइकोसिस भी हो गया था, जो फंगल इन्फेक्शन होती है। तो इसमें दौरान हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो हमारे को कोविड के सारे प्रिकॉशन ऐसे रखने पड़ते हैं कि हमारा जो कार्डियक और थोरैसिक यूनिट है, वो ऐसे फ्लोर पे है जहाँ पे कि कोई कोविड का पेशेंट कभी भी दाखिल नहीं होता। वहाँ पे हम एडमिशन से पहले कोविड की स्क्रीनिंग करके और उसको तभी वहाँ पे एडमिट करते हैं, और उसके बाद सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं ताकि एटलीस्ट हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट को कोविड होने का रिस्क ना रहे, और उसके रिलेटिव्स को भी और किसी को भी जो है स्टाफ को भी कोविड होने का रिस्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है उनको हम प्रॉपर्ली अगर इलाज करेंगे टाइमली, और उनको अगर सही इलाज टाइम से मिल जाएगा विदाउट डिले, तो वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारा यही रिकमेंडेशन है कि जो कोविड के दौरान लोगों को डिले नहीं करना चाहिए अपना ट्रीटमेंट, टाइमली आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड हैं कोविड से डील करने के लिए, और जो कोविड के टाइम पे भी पूरी सेफ्टी मेजर्स लेते हैं कि किसी भी हार्ट के या लंग के पेशेंट को कोविड हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद होने का रिस्क ना रहे, तो वो पेशेंट को वहाँ पे जाके इलाज अपना करवा लेना चाहिए। तो इसमें हमने यही रिकमेंड किया था कि हार्ट एंड लंग पेशेंट शुडंट डिले देयर ट्रीटमेंट इवन ड्यूरिंग कोविड वेव। तो ये बात जो है सबको रियलाइज करानी चाहिए, और अब मैं एक-एक करके जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको डील करूँगा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि आर्टरी बंद हो जाती है, हार्ट का मसल डेड होने लगता है, और हर मिनट के डिले से आपकी ज़िंदगी कम हो रही है। लेकिन हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हार्ट का मसल मिनट बाय मिनट डेड होता चला जा रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अटैक में भी या तो आते नहीं हैं या फिर अपने घर में बैठ के या लोकल कहीं पे वो उसका ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। लेकिन इसमें जो होता है सही ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको विदिन फ्यू मिनट्स अपने नियरेस्ट कार्डियक सेंटर में चले जाना चाहिए और विदिन 1 आवर आर्टरी को खुलवा लेना चाहिए। अगर आप इतने दूर पे हो जहाँ पे कि नियर बाय कोई कार्डियक सेंटर नहीं है, तो आपको नियर बाय हॉस्पिटल में जाके अपनी आर्टरी को खुलवाने के लिए एक वो टीका लगवाते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। तो थ्रोम्बोलाइज़ करवा के फिब्रिनोलाइसिस बोलते हैं इसको। तो करवाने के बाद हमारे को कुछ समय मिल जाता है ताकि हम फिर नियरेस्ट सेंटर पे पहुँच सकते हैं। तो अगर हम ये थ्रोम्बोलाइसिस हार्ट करवा अटैक के पेशेंट को स्टेबल करवा के फिर आगे दूसरे सेंटर में जाते हैं, तो हमारे कॉम्प्लिकेशन होने के और डेथ होने के रिस्क कम हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को जो है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एक हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है? कि हार्ट अटैक होता है जब हमारी हार्ट की नाली बंद हो गई है लेकिन दिल फिर भी धड़क रहा है और पेशेंट ज़िंदा है, और उसको हम इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाएँगे, तो उसको ठीक किया जा सकता है और 1 घंटे के अंदर उसकी आर्टरी खुल जाए, तो उसको डैमेज नहीं होगा। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट बंद हो जाता है और वो बीट ही नहीं कर रहा। उसमें हम डिले नहीं कर सकते, उसमें इमीडिएटली हमारे को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ता है, जिसको कार्डियक मसाज बोलते हैं। हम छाती पे जो दबाव डाल के हार्ट को बीट करवाने के लिए कंप्रेस करते हैं। तो उसमें कंप्रेस करने के बाद अगर कहीं पे भी हो, तो अगर आपको कार्डियक मसाज करना आता है, आप पेशेंट को रिवाइव भी कर सकते हो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो हार्ट के सॉरी फॉर पेशेंट्स हैं, इंटरप्ट, बबीता उनका जी प्लीज जो यूज रिस्क योर फैक्टर है, वो इंडियंस और बाकी की कंट्रीज़ में रिमोट बहुत कंट्रोल फ़र्क है। हमारा जो रिस्क फैक्टर है, वो 20 टाइम्स ज़्यादा है जापानीज़ से, 6 टाइम्स ज़्यादा चाइनीज़ से और 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा अमेरिकन से है। और हमारे को हार्ट अटैक इंडियंस को यंगर एज में होता है, और हमारे आधे से ज़्यादा लोग जो है, उनको हार्ट अटैक
फर्स्ट हार्ट अटैक जो होता है वो 50 से भी कम एज हो जाता है, और सेकंड हार्ट अटैक होने का भी रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है जान लेना कि हमारे को अपने रिस्क फैक्टर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और उनमें से कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा जेंडर है, हमारे हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर है, जैसे हमारे पिताजी को, हमारे दादाजी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम था, तो हमारे को भी हार्ट का प्रॉब्लम होने की अंदेशा है, तो हमारे को पहले से ही केयरफुल रहना चाहिए। और हमारे जैसे इंडियंस को हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है, तो हमारे को केयरफुल रहना चाहिए। और हमारे को जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हमारा रिस्क बढ़ता है, तो जैसे एज बढ़ती है, हमारे को केयरफुल रहना चाहिए और अपने आप को पीरियोडिकली चेक कराते रहना चाहिए कि हमको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और दूसरा ये है कि हमारे को अपने जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, हमारा स्मोकिंग हैबिट्स है, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी है, मोटापा और डायबिटीज़ और स्ट्रेस और गुस्सा, ये जो फैक्टर हैं और बहुत ज़रूरी हैं कंट्रोल करना, नहीं तो इसकी वजह से जो इवन जैसे लॉकडाउन में या कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो गया और बहुत सारे लोग इनएक्टिव रहे। तो उसकी वजह से भी जो है हार्ट डिज़ीज़ बढ़ने का रिस्क रहता है। और जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर द मोर रिस्क ऑफ हैविंग द डिज़ीज़। जितने 2 रिस्क फैक्टर होंगे तो रिस्क डबल हो जाएगा, 3 होंगे तो 4 टाइम, ऐसे जितने रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएँगे, वो आपका हार्ट अटैक होने का रिस्क भी बढ़ता ही चला जाएगा। लेडीज़ में जो होता है टिपिकल सिम्पटम्स नहीं होते, इसलिए जो है ये जानना ज़रूरी है कि लेडीज़ को अगर कोई जैसे बहुत थकावट लग रही है या उनके हेडेक रहती है या उनको कुछ अनवेल सा फ़ील कर रहे हैं, तो उनको हार्ट के लिए भी चेक ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अंडरलाइंग हार्ट डिज़ीज़ हो, जो कि अगर नहीं चेक कराएँगे तो फिर या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या फिर वो हार्ट फेलियर में चले जाएँगे। अब हार्ट अटैक अगर हो जाए, तो मैंने आपसे बताया कि इमीडिएटली उसको जाके 1 घंटे के अंदर आर्टरी को या तो स्टेंटिंग से खुलवा देते हैं, अगर स्टेंटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर बाईपास करके उसको खुलवा सकते हैं। और ये जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें दिखा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया, मसल पूरा डैमेज हो गया। तो हम लोग जो है बीटिंग हार्ट सर्जरी करके हार्ट अटैक में भी जो है आर्टरी को बाईपास कर देते हैं, और उसमें जो होता है, अगर जो पुरानी टेक्नीक थी जिसमें पंप पे डाल के हार्ट को स्टॉप करके करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था और पेशेंट बाईपास के बाद कई बार उनका अच्छा आउटकम नहीं रहता था। लेकिन बीटिंग हार्ट सर्जरी से जो है बहुत अच्छी रिकवरी होती है, और उसमें जो है विदिन शॉर्ट व्हाइल पेशेंट रिकवर हो जाते हैं और उनका जो पंपिंग कमज़ोर हो गया होता है, वो भी बाद में इम्प्रूव हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है, वो ये है कि अगर हार्ट अटैक में आपने अपनी आर्टरी को नहीं खुलवाया, तो उसका क्या नतीजा होगा कि आपका हार्ट जो है मसल कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद वो फेलियर में चला जाएगा। तो जब हार्ट फेलियर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें जो हार्ट फेलियर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है, उसमें हार्ट अटैक भी एक सबसे बड़ा कॉज़ है। बाकी जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया और कईयों को रिदम की प्रॉब्लम होती है। तो ये उसकी वजह से भी हार्ट कमज़ोर हो सकता है या कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो कईयों को वाल्व की प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो इसका अगर खाली मेडिकल मैनेजमेंट करें तो बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है डेथ होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो इसलिए जो है इनको अगर टाइमली बाईपास कर दिया जाए, तो इनका डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उसके बाद पेशेंट रिकवर हो जाता है। और कई बार जो हार्ट के मसल में अगर जान बची हो, तो वो बाद में रिकवर होके काफ़ी कईयों का पूरी तरह से भी रिकवर हो जाता है हार्ट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों को जैसे कोविड में भी ये चीज़ देखने में आई है कि सडनली डेथ हो जाती है। ये सडनली डेथ क्यों हो रही है? आपने रिसेंटली सुना होगा कि टीवी पे भी आपने देखा कोई सेलिब्रिटी थे, उनकी सडनली डेथ हो गई। तो सडनली डेथ जो होती है, इसमें 2 में से 10 पेशेंट जो होते हैं, जो उनकी डेथ सडनली हो जाती है, क्योंकि जो है हार्ट का मसल जो होता है ना, वो वीक हो अगर होगा तो वो अरिथमिया हो जाता है। अरिथमिया होने से क्या मतलब होता है कि हार्ट फड़क जाता है और पंप नहीं कर पाता, और इसलिए जो है इंसान की डेथ हो जाती है। तो हार्ट फेलियर जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, और जो इसका रिस्क फैक्टर है, जो 50 से 59 की एज में 1% लोगों को हार्ट फेलियर होता है, लेकिन
80 साल की उम्र के बाद 10% लोगों को हार्ट फेलियर होता है और बहुत सारे लोग एंड स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट है, वो अमेरिका में और यूरोप में ज़्यादा होता है, इंडियन और एशियन कंट्रीज़ में थोड़ा कम होता है और इसमें बहुत सारा खर्चा इन्वॉल्व होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि रीएडमिशन, बेड और मेडिकल ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है और जबकि इंडिया में 53 ईयर है, मतलब कि इंडियन पेशेंट जो है 20 साल उम्र में छोटा है और हॉस्पिटल की मोर्टेलिटी जो है उसमें 3.8% है बाहर की कंट्रीज में और इंडिया में 30% है, मतलब 10 गुना ज़्यादा डेथ रेट है इन हॉस्पिटल। और दूसरा ये कि डिस्चार्ज के बाद 6 महीने के अंदर डेथ रेट बाहर की कंट्रीज में 8.6 है और इंडिया में 26.3 है। तो इसका ये कहने का मतलब है कि इंडियन को यंगर एज में हो रहा है हार्ट अटैक और इनकी डेथ रेट भी ज़्यादा है इन हॉस्पिटल भी और आफ्टर डिस्चार्ज भी। इसका मेन कारण ये है कि हमारे जो पेशेंट है वो हमारे पास बहुत लेट आते हैं जब तक कि वो उनका इलाज कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। और इसमें जो है सिंपल ये है कि अगर आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट फेलियर में जा रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल उसको हम बीटिंग हार्ट पे बाईपास कर देते हैं, जिसका कि रिजल्ट काफ़ी इंकरेजिंग है। और बहुत सारे लोग जिनका कि पंपिंग 15% रह गया था, उनका सर्जरी करने के बाद विदिन फ्यू मंथ्स एंड 1 ईयर वो नॉर्मल हो गया। और इसमें जो होता है कुछ हार्ट इतने वीक हो जाते हैं कि उसमें हम उसको हेल्प करने के लिए बलून पंप का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है और भी बहुत सारे हमारे पास हैं चीज़ें जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल हार्ट है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस हैं। आजकल इक्मो का बहुत प्रयोग हो रहा है, जो टेम्परेरी जिनका हार्ट फेलियर में चले जाते हैं उनको इक्मो पे डाल देते हैं ताकि वो रिकवर कर जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि हमारी जो ये एक जिसको हम कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि हम पेसमेकर के साथ एक डिफिब्रिलेटर भी होता है जिसको हम डाल देते हैं ताकि वो हार्ट को अगर रिदमिया हो जाए तो वो उसको शॉक दे देता है और साथ में उसमें जो है वो पेस भी कर देता है ताकि हार्ट बंद ना हो और सडन कार्डियक डेथ ना हो। इसके अलावा जो है जो एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, जैसे स्टेम सेल एप्लीकेशन है, उसमें स्टेम सेल थेरेपी से भी जो है कहा जाता है कि हार्ट का मसल जो है उसको दोबारा से जीवित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये ह्यूमन एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल नहीं हुई है और इस पे रिसर्च अभी बहुत जारी है। तो अब अंत में मैं आपको ये कहूँगा कि जो मिसफॉर्च्यून्स ऑलवेज कम इन बाय द डोर्स दैट हैव बीन लेफ्ट ओपन फॉर देम। तो उसमें हमको जो है ये ध्यान रखना है कि एक तो कोविड के सारे प्रिकॉशन हमको बरतने हैं, प्लस हमको अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल में रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, मोटापा से बचना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है और स्मोकिंग या अल्कोहल का एक्सेस प्रयोग नहीं करना है। और अगर किसी को फिर भी हार्ट डिजीज हो जाए या लंग्स में प्रॉब्लम हो जाए तो इमीडिएटली हमारे को हॉस्पिटल में रश करके और अपना ट्रीटमेंट टाइम से कराना है। लंग्स में कई बार जो होता है जैसे हम लोग वीडियो असिस्टेड सर्जरी से भी लंग्स की सर्जरी करते हैं, जिसमें कि लंग्स में जैसे म्यूकस की डिजीज हो जाती है उसको हम उतना हिस्सा लंग्स का निकाल सकते हैं और कई बार एयर लीक होता है उसको हम रिपेयर कर देते हैं। और हार्ट के लिए बीटिंग हार्ट पे बाईपास हो जाता है या फिर बाकी जो मैं आपसे डिवाइसेस के बारे में बात किया वो सब यूज करके हम हार्ट को जो है बाकी रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को बता दीजिए। I will try my best to answer them. डॉक्टर साहब हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हार्ट के लिए? हार्ट के लिए एक तो ये है कि हमारे को Like, ना अपने फिगर्स सारे पता प्रिवेंटिव होने मेजर्स चाहिए। क्या हमारा लेनी जो चाहिए है कि किस BMI तरह कितना से है, चेक? हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है, हमारा पल्स रेट कितना है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, ये सबको पता होना चाहिए। हमारे को डाइट अपनी कंट्रोल में रखनी चाहिए। हमारे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा लेने चाहिए और जो तली हुई चीज़ें हैं, परांठे, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी हमेशा रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो सर्दी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते कि सर्दी है, बरसात में बोलते हैं कि बरसात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे को डेली अपनी एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स की वॉक करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक जो होती है उससे हमारा रिस्क जो होता है 60% कम हो जाता है हार्ट अटैक आने का। और हमारे को
अपने जो हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर है उनको देखते हुए हमारे को अपने जो लाइफस्टाइल है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हेरिडिटी को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम कोविड होने के बाद क्रिएट हो रही, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम पहले नहीं थी, लेकिन उनको 3 वजह हैं जिसकी वजह से हो सकती है। एक तो ये है कि जो कोविड का वायरस है वो डायरेक्टली हार्ट को इन्फेक्ट कर देता है, और दूसरी बात है कि जो हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसकी वजह से हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है, और तीसरी वजह है कि हमारे लंग्स इतने खराब हो जाते हैं कि हार्ट को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं दे पाते, इसलिए हार्ट खराब होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे को सारे प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए। स्मोकिंग जो है बहुत ही हार्मफुल है, तो स्मोकिंग खुद भी नहीं करना चाहिए, और एनवायरनमेंट में किसी को, अपनी फैमिली में, अपने नेबरहुड में भी उनको रोकना चाहिए, क्योंकि जो स्मोक एक्सहेल करते हैं वही हम इनहेल करते हैं। तो अगर हम कोई हमारे पड़ोस में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ऑफिस में कोई स्मोक करता है, तो वो जब सांस बाहर लेगा तो हम जो है उसी को इनहेल करेंगे। तो उसके लिए हमने जो है प्रिवेंशन के लिए एक ग्रुप हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, हार्ट और लाइफस्टाइल डिजीजेस का, जिसको कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिसमें कि सारे स्पेशलिटीज मिल के जो है शुरू से, जैसे बचपन से ही जो है उसको प्रिवेंशन में, हम जब तक रिस्क फैक्टर नहीं आए उसको प्राइमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं, जब रिस्क फैक्टर आ गए हैं फिर उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, और उसके बाद अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम अर्ली डायग्नोसिस करके उसको सिंपलेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करना पड़ता है, और उसके बाद अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो फिर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। फिर क्या बढ़िया इंटरवेंशन रहेगा फिर वो एज ए टीम डिसाइड करते हैं, और उसके बाद फिर इंटरवेंशन के बाद उसको रिहैबिलिटेशन होती है, कि अगर आप इंटरवेंशन के बाद प्रॉपरली रिहैबिलिटेट होके वापस अपने काम पे जा सकें, और उसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता, ट्रीटमेंट जो है आपका फर्दर जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के तौर पे चलता रहेगा, कि आपको दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे थ्रू आउट आवर लाइफ, तब ही हम जो है हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी मदर को ना बीच में एक बार हार्ट अटैक हो गया था, तो उस टाइम पे एंजियोग्राफी वगैरह सारी करवाई थी, बट उनको उन्होंने यही बोला कि आपकी लंग्स, सॉरी, आर्टरीज वगैरह सब मतलब ठीक है, देयर इज नो ब्लॉकेज, बट उनको बोला कि आपको 1 महीना पहले क्या वायरल हुआ था, उसकी वजह से लंग में इन्फेक्शन की वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ, इज इट पॉसिबल? हाँ जी, तो कई बार उसके ऐसा बाद भी उनको होता वो है कि, मेडिकेशन पे है, वो अच्छा जी, कई बार ऐसा होता है ना कि ब्लॉकेजेस नहीं होते, लेकिन मेडिकेशन पे थे वो, सडनली बीच बीच में। कई बार जो होती है आर्टरी स्पैज्म में चली जाती है, या उसकी वजह से भी जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कई बार होता है कि माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे जो छोटी बारीक ब्रांचेस होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम ताकसोबू कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, वो जापानीज ने इस टर्म को डिफाइन किया था, कि जैसे किसी को कोई बहुत सदमा लगता है, कोई बहुत ही स्ट्रेसफुल अगर कोई दौर में से गुजरता है, तो उसके बाद जो होता है उनके सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया है, या उनका हार्ट जो होता है उसका कई बार पंपिंग पे भी इफेक्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट अटैक नहीं होता। एक्चुअल में उनकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होती, और थोड़ा-सा रीअश्योरेंस के बाद, और थोड़ा-सा कइयों को थोड़ा-सा मेडिकली हेल्प करेंगे अगर, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो, हाँ जी। डॉक्टर एसके खोसला। हाँ जी। हेलो, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है डॉक्टर, मेरे स्टंट पड़े हुए हैं 3 साल अच्छा हो जी। गए, तो आप बोल रहे हैं कि सैर नहीं करनी, सैर करनी है सर्दियों में। बहुत सारे लोग कहते हैं सर्दियों में सैर अवॉइड करो, व्हाट डू यू सजेस्ट सर? नहीं, मैं कहता हूँ कि सर्दियों में भी सैर करनी है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग नहीं करनी। जब थोड़ा सनराइज हो जाता है उसके बाद आप करो। अगर बाहर बहुत कोल्ड है तो आप बाहर कोल्ड में मत जाइए, आप घर में ही सैर करो, बट मेक इट अ रूटीन कि सैर करनी जरूर है। उसमें जो होता है ठीक है, दिन ना, में भी। ये नहीं होता कि सैर नहीं करनी है। सैर अर्ली मॉर्निंग नहीं करनी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कोल्ड वेदर में जो होता है हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। हमारी आर्टरीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और हमारा जो विस्कोसिटी ब्लड का ना बढ़ जाता है। ठीक, तो दिन में हो जाए। दिन में कर सकते हैं आप, 10-11 बजे कर लीजिए, शाम को 4-5 बजे कर लीजिए, लेकिन जैसे अंधेरा हो जाता है ना उसके बाद नहीं करना। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड के लिए हम अपने घर में डिस्प्रिन रखते हैं कि कभी भी कोई ऐसा हो जाता है हार्ट में या कुछ में. वी वर टोल्ड इन वन ऑफ द सेमिनार्स कि इमीडिएटली ये ब्लड थिनर का काम करती है, तो आपको फर्स्ट एड का काम कर सकती है डिस्प्रिन. हाँ जी. तो 1 या 2 टेबलेट्स घोल के ले ली जाए. पीछे एक सिस्टर को मेरी कंजेशन हुई बॉम्बे में, मैंने उसको एडवाइस कर दिया, तो एकदम चेहरे के ऊपर सारी जगह के ऊपर उसको एलर्जी हो गई. अच्छा. इज इट कि भी इसमें कुछ ऐसा साल्ट है क्या कि जो कि which डजंट सूट एवरीबॉडी? एस्पिरिन से कई बार उसमें अर्टिकेरिया बोलते हैं उसको, कईयों को एलर्जी हो जाती है एस्पिरिन से. तो डॉक्टर साहब इसकी इसमें जो है ना रिप्लेसमेंट कुछ फिर उनको कोई और देना पड़ता है, या क्लोपिडोग्रेल वगैरह देना पड़ता है, या आजकल ब्रिलिंटा या और भी कई किस्म की दवाइयां आती है जो एस्पिरिन की जगह दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को. लेकिन वो फर्स्ट एड के तौर पे इमीडिएटली तो ठीक है, लेकिन पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे आपकी उतनी जल्दी आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा. और आपकी आर्टरी को अगर जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए तो आपका मसल डैमेज नहीं होगा और आपका रिस्क कम हो जाता है. बिल्कुल ठीक. लेकिन हम फर्स्ट एड के लिए कोई टेबलेट घर में रख सकते हैं जो कि टेबलेट दें और साथ ही हॉस्पिटल चल दें? हाँ जी, हाँ जी. आप उसमें कोई एस्पिरिन के टेबलेट अलावा बता दीजिए एक सेफ है. जैसे जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट होती है, सॉर्बिट्रेट बोलते हैं जिसको, वो भी ले सकते हैं. अच्छा अगर जी. कभी ऐसे चेस्ट पेन हो जाए बहुत सीवियर और आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है, आप उसको जीभ के नीचे रख लीजिए. और आप कितने कोई स्ट्रेंथ होती है डॉक्टर साहब इसकी जो सॉर्बिट्रेट की एक ही टाइप की आती है? सॉर्बिट्रेट का एक बॉटल आता है, उसमें आप बॉटल अपने पास रख सकते हो घर में. उसकी एक्सपायरी देख लेना, ओके. लंबी होती है वैसे. तो अब उसमें जो ओके. होता है ना, आप जीभ के नीचे टैबलेट रख के फिर उसको तो अगर आपको हेडेक हो जाए फिर आप स्पिट आउट कर दो. ओके. उसकी वजह से जो होता है ना, दिमाग की नालियां भी डायलेट हो जाती हैं. अगर आपको हेडेक हो जाए ना, इसका मतलब कि आपकी ब्रेन की नालियां भी ज्यादा डायलेट हो रही हैं, फिर आप उसको स्पिट ओके आउट जी. करो. ठीक है जी. तो दोनों एक साथ भी ली जा सकती है, सॉर्बिट्रेट भी और हाँ जी, डिस्प्रिन हाँ भी, जी. जिसको डिस्प्रिन सूट करती है? हाँ जी, हाँ जी. ओके जी. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू.